अभी देखिए उत्तराखंड सरकार ने भी लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी है, जो मतलब मेरी नजरों में मैं नहीं समझती कि सही है। ऐसा कुछ है कि जीएमओ अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को सेल कर रहा है? ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का बेटा भी डॉक्टर ही बने। अगर उसको सिंगिंग में, डांसिंग में, किसी और भी चीज में अगर इंटरेस्ट है, उसको करने देना चाहिए। तो पेरेंट्स को एक दबाव बच्चों में नहीं बनाना चाहिए। हमारा भी यही उद्देश्य है कि अब जैसे बड़ी बसेस ना करके हम लोग भी छोटी बसेस अब लगानी शुरू कर दी हैं हमने। महिलाएं जो हैं वो पहली शिक्षिका होती हैं बच्चों की। जब से महिलाएं वर्किंग हुई हैं, उनके पास समय का तो अब अभाव है और बच्चे जो है उनकी वो मेड संभाल रही हैं और या मोबाइल में बिजी हैं। तो क्या लगता है, मतलब शिक्षिका तो शिक्षा दे ही नहीं पा रही है, जो सुनने में आता है समाज से। 2015 में मुझे इंडियन पुलिस मेडल जो है प्रणब मुखर्जी द्वारा प्राप्त हुआ। सलोनी बारी में जितने कोर्सेज चल रहे थे सारे के सारे बॉयज थे, मैं अकेली थी वहां पे। नमस्कार दोस्तों, मैं माधुरी डबराल और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस शो में। आज हमारा जो पॉडकास्ट है उसकी हमारी जो मेहमान हैं वो कोटद्वार से हैं, एक महिला हैं और आपको जानकर अति हर्ष होगा कि उन्होंने 23 साल जो है वो पैरामिलिट्री फोर्सेस यानी कि जो सशस्त्र सीमा बल है एसएसबी में वो महिला अधिकारी के तौर पर उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। उसके बाद आज वो सफलतापूर्वक पिछले 5 वर्षों से जीएमओयू लिमिटेड कोटद्वार में जनरल मैनेजर के पद पर हैं। इसके अलावा जो उनकी उपलब्धियां रही हैं, हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे कोटद्वार की एक महिला अधिकारी, उनको इंडियन पुलिस मेडल 2 बार मिला है और वो भी राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो यानी राष्ट्रपति सम्मानित हैं प्रतिभा पाटिल जी और प्रणब मुखर्जी के समय में उनको राष्ट्रपति द्वारा मेडल दिया गया है। तो अति हर्ष का विषय भी और हमारे लिए गर्व की बात भी है। तो आइए मिलते हैं एक ऐसी महिला से जो हमारे समाज के लिए, हमारी स्पेशली हमारी महिलाओं के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो आप हैं श्रीमती उषा सजवान जी। आइए जानते हैं मैडम से उनके सफर के बारे में। तो मैम, थोड़ा सा अपने बारे में आप पहले बताइए कि कैसा आपका बचपन रहा और यहाँ तक कैसे आप आई हैं। ठीक है माधुरी जी, मेरा जो जन्मस्थली है दिल्ली में हुआ है जन्म। मेरे पिताजी सरकारी नौकरी में थे और 3 भाइयों में अकेली मैं बहन थी। अच्छा। तो शुरू से बचपन से, मतलब जैसे और लोग बचपन जीते हैं, मेरे से शुरू में बचपन तो बहुत जिया है, बट समझदारी मैं जो समझती हूँ बहुत थी मेरे अंदर। तो 5th क्लास तो जैसे ही मेरी कंप्लीट हुई, तो जब 6th में दूसरा स्कूल मेरा चेंज हुआ, तो वहाँ पे अपॉर्चुनिटी थी एक एनसीसी या एनएसएस में एक चीज़ लेना कंपलसरी था। तो मैंने एनसीसी जो है चुना। तो एनसीसी के दौरान 6th क्लास जैसे ही हमारा हुआ, समर वेकेशन में हम लोगों को नैनीताल जो है रति घाट में एनसीसी कैंप लगा। आपको यकीन नहीं होगा, पूरी रात जो सीनियर हमारी गर्ल्स थी उनको मैं, दीदी जब पहाड़ आएंगे मुझे रात को जगा देना क्योंकि रात को डिनर के बाद हमारी बसेस गई थी दिल्ली से निकल के। तो मेरे अंदर एक इमेजिनेशन था, जैसे बचपन में हम लोग ड्राइंग करते थे तो पहाड़ों को ऐसे करके ड्रॉ करते थे। तो मुझे लगता था जो बसेस पहाड़ों में कैसे चलती होंगी, तो मैं सोचती थी बस ऐसे जाती होगी, ऐसे उतरती होगी, ऐसे जाती होगी, ऐसे उतरती होगी, क्योंकि कभी पहाड़ देखे नहीं थे। बट हैं तो आप यहीं उत्तराखंड से हैं? नहीं, उत्तराखंड से हैं लेकिन कभी देखा नहीं कभी। हाँ, दिल्ली में ही रहे तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं पता था। और पूरी रात जैसा कि मैंने बोला अपनी सीनियर्स को तंग करा मैंने, लेकिन पहाड़ वो मॉर्निंग में ही देखने को मिले और बड़ी आश्चर्यचकित रही कि पहाड़ों में कैसे बसेस चलती हैं। ये एक छोटा सा इंसिडेंट है। तो 6 से लेके 12 तक मेरे पास एनसीसी था, तो अंदर से ही था कि यूनिफॉर्म पहना है तो एक अंदर से प्राउड फील होता था। हफ्ते में 2 दिन वेडनेसडे और फ्राइडे हमारी एनसीसी क्लास आफ्टर स्कूल हम लोगों को 1 घंटे रुकना पड़ता था, जिसमें ड्रिल वगैरह काफ़ी कुछ चीज़ें सिखाते थे। फिर मैं जब कॉलेज में आई तो दिल्ली यूनिवर्सिटी कमला नेहरू कॉलेज से मैंने ग्रेजुएशन किया है। फर्स्ट ईयर में जैसे ही आई वहाँ पे भी मैंने एनसीसी लिया। बहुत ही डेडिकेटेड थी पढ़ाई में भी, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो गया, डिबेट कॉम्पिटिशन्स हो गया, हर चीज़ में पार्टिसिपेट करती थी। और काफ़ी मेरा मेहनत वहाँ पे भी रंग लाया जब उपराष्ट्रपति शंकर दयाल शर्मा जी थे हमारे कॉलेज में एज अ चीफ गेस्ट आए थे, तो बेस्ट एनसीसी कैडेट अवार्ड मुझे वहाँ पे मिला था। तो मेरी सपनों को एक और उड़ान मिल गई।
तो मुझे शुरू से था, मतलब पहले ही था कि फोर्स में जाना है, और जब इतना कुछ हुआ मेरे साथ तो एक मन बना लिया। मुझे अभी भी अच्छी तरह से याद है, ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद मेरे जो बड़े वाले ब्रदर हैं, मतलब वो मुझे पीछे पड़े कि नहीं उषा, तुम बीएड करो, बीएड करोगी, टीचिंग एक उस टाइम पे होता था ऐसे ना, हाँ, एग्जैक्टली, टीचिंग के लिए बहुत वो, लेकिन मेरे को था कि फोर्स। मेरे पेरेंट्स ने, खासकर मेरी मदर ने मेरा बहुत सहयोग किया हर चीज़ में। उन्होंने बोला फोर्स में जाना चाहती है, इसको ट्राई करने दो। और फिर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में वैकेंसीज निकली थी, मैंने फिल किया और फिर हर चीज़ में उत्तीर्ण हुई और मेरी जॉब लग गई थी। 94 जून में जो है मैंने एज ए अधिकारी सशस्त्र सीमा बल में ज्वाइन किया था। तो बहुत बहुत अच्छी और इंस्पायरिंग जर्नी, और इवन एक्साइटमेंट भी है मुझे आगे जानने का। जैसे आप बता रही हैं कि आपका रिकॉर्ड है, तो मैं देख रही हूँ आपके अंदर तो पहले से ही था कि आपको फोर्स में जाना है, हाँ, और यूनिफॉर्म और एक ग्लैमरस तो जॉब है ही है, मतलब लड़कियों को यूनिफॉर्म में देखने की। लेकिन हमारा, जब आपने ज्वाइन किया होगा आज से काफी साल पहले की बात है, तो फोर्स में जाना शायद महिलाओं को उतना ज्यादा तवज्जो नहीं दी जाती थी, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग फील्ड भी रहा है। तो समाज, आपके पेरेंट्स का, घर का तो खैर आप कह रही हैं सपोर्ट रहा, तो समाज का कैसा दृष्टिकोण रहा तब, और कुछ ऐसा वाकया याद है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, वाकया बहुत अच्छी तरह से याद है, क्योंकि जो ऐसे इंसिडेंट होते हैं ये भुलाई नहीं भूलते। बिल्कुल, हाँ। मुझे सबसे पहले तो मैं 6th क्लास में ही आती हूँ कि जैसे ही एनसीसी कैंप का हुआ, मैंने माँ को बोला, माँ स्कूल से जा रहे हैं, मुझे जाना है। बोले ठीक है जाओ। तो मेरी जो नेबर आंटी जो हुआ करती थी, मेरी माँ को मतलब बहुत भड़काया, इतनी छोटी लड़की है, तुम इतनी दूर भेजोगी, कल को कुछ हो गया तो क्या होगा, क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा ऐसे ही रहता था। हाँ, तो मेरी माँ को मुझे अभी भी याद है, मेरे सामने ही एक रहती थी नेबर, उनको तो अच्छी तरह से, मतलब मेरी मम्मी ने ये बोला कि इतनी सारी जा रही हैं लड़कियां, हाँ, जो होगा सबको होगा, इसको भी होगा, कुछ नहीं उसके लिए इसको थोड़ी ना रोकना है, और बिल्कुल करेगी, अपने मन की करेगी। मतलब माँ का मेरा बहुत सपोर्ट था समाज में। और फिर बाकी तो फिर जैसे जैसे थोड़ी और क्लासेस बढ़ी, ये बढ़ी, तो फोर्सेस में उस समय नहीं आती थी वैसे लड़कियां ज्यादा नहीं आती थी। इनफैक्ट हम लोगों की जो ट्रेनिंग होती है सलोनी बारी में 6 मंथ का कोर्स होता है, बहुत टफ कोर्स होता है। फिजिकल के साथ साथ रिटर्न एक्सरसाइजेज वगैरह बहुत होती हैं, रिटर्न पेपर्स होते हैं, वो आपको क्वालिफाई करने पड़ते हैं ज्वाइन करने के बाद भी। अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं उनको, तो वो बाद में डिस्क्वालीफाई करके घर भेज देते हैं। मतलब कंपटीशन सेलेक्ट करना अपनी जगह है, बस कोर्सेज को क्वालिफाई करना भी अपनी जगह है। और मुझे अभी भी याद है, सलोनी बारी में जब हम गए थे 95 में गए थे 6 मंथ के लिए, तो वहाँ पे ट्रेनिंग सेंटर में बहुत और भी रैंक के कोर्सेज चल रहे थे वहाँ पे। हमारा COPC कोर्स था, तो मेरे कोर्स में तो मैं अकेली थी। इवन सलोनी बारी में जितने कोर्सेज चल रहे थे सारे के सारे बॉयज थे, मैं अकेली थी वहाँ पे। अच्छा। हाँ बिल्कुल, मैं अकेली थी वहाँ पे। लेकिन ये है कि मैंने कभी अपने आप को, एक तरह से लड़की वाली फीलिंग तो थी नहीं, सारे ऑब्स्टिकल करती थी, सब कुछ करती थी, मतलब अंदर से था कि मुझे ये क्वालिफाई करना है और मुझे जॉब लेनी है। जॉब तो लग गई थी, बट क्वालिफाई करना था कोर्स को। तो बहुत जी जान लगा के मेहनत करी हूँ, मतलब करने के लिए, और काफी कुछ दिया भी है भगवान ने मुझे। अच्छा, एक चीज, जैसे आप फोर्सेस में आई हैं, और आज भी इवन मेल डोमिनेटिंग फील्ड ही है, बहुत कम है आज भी, लेकिन तब तो मुझे लगता है रेशियो बिल्कुल ही ना के बराबर रहा होगा। तो कभी आपको फील हुआ कि आप एक लेडी हैं ड्यूरिंग योर जॉब, मतलब जॉब के दौरान कभी ऐसा फील हुआ आपको, या जो आपके आसपास का जो माहौल था, कभी उसने ऐसा फील करवाया आपको? देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, अभी मेरे को 23 साल मैंने करी है जॉब। इनिशियली इतनी लेडीज नहीं थी, बट धीरे धीरे करके फोर्सेस में काफी एंट्री हुई है। इनफैक्ट ये महिला कांस्टेबल 88 बटालियन CRPF का पहले रेज हुआ था 88 में। मतलब मैं तो 94 की ज्वाइनिंग हुई, 88 में CRPF में महिला बटालियन हो गई थी, बट कांस्टेबल रैंक की थी, ऑफिसर्स नहीं थे उसमें। तो महिलाओं का, मैं जहां तक ये समझती हूँ माधुरी जी, कि अगर मेल और फीमेल को तो मैं कुछ समझती ही नहीं हूँ, मतलब मेरे अंदर ये नहीं है। लेडीज भी अगर अच्छी तरह से काम करेंगी तो सीनियर ऑफिसर्स भी देखते हैं कि कौन क्या काम करते हैं करके ना, और अंदर से अगर ईमानदारी है, कर्तव्य निष्ठा है, जो आपको काम दिया है उस काम को अगर आप सिंसियरिटी से करेंगे तो फल मिलता है। और फिर सीनियर ऑफिसर्स भी देखते हैं कि हाँ बहुत अच्छी हैं। और ऐसा नहीं है, कई लोग तो मतलब नौकरी लगने के बाद भी, जैसे हमारे फौज में बोलते हैं मकरा,
ये मकरा है ना। तो कई लोगों जिनको आदत नहीं है काम करने की वो करते भी नहीं है, लेकिन जो करते हैं तो वो करते भी हैं और फिर अचीव करते हैं अपनी लाइफ में सब कुछ जो चाहते हैं। जैसे जनरली हम लोग एक बात सुनते हैं ना कि जैसे लेडीज़ की मतलब पेइंग उसमें भी डिफरेंस होता है, जैसे एमएनसीज हों या कहीं पे जनरली ये देखने को मिलता है कि और एक लेडी से ऑर्डर्स लेना, आप ऑफिसर से तो आप ऑर्डर्स ले रही हैं बट आपके जो जूनियर्स हैं और वो मेल हैं तो एक लेडी से ऑर्डर लेना, कभी ऐसा फील हुआ कि बीइंग अ लेडी या सब बहुत स्मूथली चला? नहीं नहीं, मेरे साथ तो बिल्कुल देखिए एक ये है नेचर, एक सबसे बड़ी बात है। अब आपका अगर स्वभाव अच्छा है तो आप किसी को भी कोई कार्य बोलिए, आराम से बोलिए, प्यार से बोलिए। अगर आप अपनी दबंगता दिखाएंगे, अपने रैंक की दबंगता दिखा के काम लेंगे तो वो छोटे रैंक का है काम तो करेगा क्योंकि उसने करना है। एक अंदर से उसके अंदर वो नहीं आता, मतलब एक रिस्पेक्ट वाली फीलिंग नहीं आती ना। और अगर आप प्यार के साथ साथ काम भी लेंगे तो बहुत डेडिकेशन से काम करेगा। और फिर ये है कि जैसे मैंने जो अभी तक मैं करती हूँ, जैसे किसी ने कोई काम अगर ठीक किया है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप अप्रिशिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली ना उन पे और उत्साह आता है कि मैं और इससे अच्छा काम करके दूं। तो फिलहाल मुझे तो फिलहाल जॉब में ऐसा कहीं नहीं लगा। जहां जहां मेरी पोस्टिंग रही बहुत अच्छे मेरे, चाहे सीनियर ऑफिसर्स थे, जो सबऑर्डिनेट स्टाफ था बहुत अच्छा था, कोऑपरेटिव था। तो मुझे तो पता ही नहीं लगा 23 साल कैसे निकले। आप एक बहुत अच्छी ऑफिसर रही होंगी, मतलब मैं गेस कर सकती हूँ इस और एक उससे पहले एक अच्छी ह्यूमन बीइंग, क्योंकि एक अच्छा ह्यूमन बीइंग जो है वो सबके साथ एडजस्ट भी कर लेता है और रेस्पेक्ट भी पा लेता है। हाँ। तो मैम, जैसे आजकल जो हमारी बेटियां हैं, जो बच्चियां हैं हमारी और फोर्स में आना चाहती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उन्हें? कैसा जॉब है और क्या चार्मिंग, क्या ग्लैमर क्या है? बहुत अच्छा है। देखिए एक तो अपने देश, देखिए काम तो हर कोई कर रहा है, पेट अपना हर कोई भर रहा है। हमारे टाइम पे तो कुछ ज्यादा अपॉर्चुनिटीज थी नहीं। डॉक्टर्स बन गए, इंजीनियर बन गए, जो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हुए। हम इतने इंटेलिजेंट भी नहीं थे कि डॉक्टर और इंजीनियर बन पाए। और ज्यादा टीचर्स हो गए और बाकी फोर्स में तो हमारे टाइम पे ही स्टार्ट हुआ था। तो आजकल तो इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं काम करने के लिए, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, बहुत कुछ है जीवन में करने के लिए। और मुझे लगता है पेरेंट्स को ना बच्चों को जिस चीज की मतलब वो चाहते हैं वो करना, खुली छूट देनी चाहिए। चाहे पढ़ाई से संबंधित है, कौन सा कोर्स करना है, क्या करना है, करने देना चाहिए। और करके फिर सक्सेस मिलती ही मिलती है। सपोर्ट भी करना चाहिए। हाँ बिल्कुल सपोर्ट। और जहां तक रही यूनिफॉर्म की बात, तो यूनिफॉर्म तो एक अपने आप में एक ऐसा है कि यूनिफॉर्म पहन के जो उत्साह अंदर से आता है और देश के लिए जो कुछ करने के लिए, मर मिटने के लिए जज्बा है, वो जज्बा है। आज देखिए हम लोग यहाँ पे जो सुरक्षित हैं, हमारे जितने फौजी भाई बहनें जितनी बॉर्डर में पोस्टेड हैं, अगर वो सबको ये सोचे कि हम गए, हमारे साथ कुछ मिसहैपनिंग हुई तो पेरेंट्स का क्या होगा, ऐसे सोचने का तो नहीं रहता। बॉर्डर में जब है तो वहां लगता है कि बस देश के लिए हम लोग हैं और करें, देश के लिए करें, और वो लोग कर रहे हैं तो अभी हम लोग सुरक्षित हैं। तो मैम, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि आपका तो जैसे एक कहते हैं ना ड्रीम कम ट्रू, तो आपको फोर्स में जाना ऐसा ही था और वो आपका सपना सच भी हुआ। फिर वीआरएस की क्या जरूरत पड़ गई? आप तो लंबे टाइम तक रह सकते थे। एक्चुअली ना 23 साल काफी हो गए थे। और फिर मुझे मतलब जो कुछ मैं चाहती थी, मुझे लग रहा था मैं बहुत कुछ अचीव कर लिया। अब थोड़ी अपनी लाइफ जीनी चाहिए। अच्छा। मतलब अपनी लाइफ, क्योंकि अपनी फैमिली लाइफ, थोड़ा बच्चों को टाइम दूं, फैमिली में टाइम दूं। और मुझे लगा बहुत कर लिया संघर्ष, क्योंकि हमारी ट्रांसफरेबल जॉब है ऑल ओवर इंडिया में, घर में इतना रहने को मिला नहीं। तो फिर मुझे लगा कि नहीं, अब जो है थोड़ा घर में ध्यान देना चाहिए। घर आके अपनी सुकून वाली जिंदगी जीनी चाहिए। इसलिए वीआरएस किया आपने? बिल्कुल मेरा यही था वीआरएस का। तो जैसे आपने वीआरएस लिया और आप पहले आप फोर्स में थी और आप बिल्कुल से जैसे कहते हैं ना दूसरे पहलू, कोई लिंक नहीं फोर्स का, आपने कंपनी जो है यहाँ पे हमारी जो गढ़वाल मोटर ऑर्डर जो यूनियन है उसको एज अ जनरल मैनेजर आप संभाल रही हैं आज की डेट में, और पिछले 5 वर्षों से सफलतापूर्वक संभाल। जी। तो यहाँ पर कैसा लगता है आपको? देखिए मैं सही बताऊं, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि कोटद्वार में मेरे लिए कोई जॉब होगी। क्योंकि मैं बिल्कुल मेंटली फ्री होके आई थी कि मैं अब घर में ही रहूंगी। तो 2018 में आ गई थी। तो 19 में यहाँ पे पोस्ट वैकेंट थी। अच्छा। तो यहाँ पोस्ट वैकेंट थी तो कंपनी की तरफ से ही मुझे अप्रोच किया गया। 2-3 बार मेरे पे मतलब
आया कि आप ज्वाइन कर लीजिए एज ए जनरल मैनेजर। और बात यह है कि हमारी जो ये कंपनी है GMOU, ये 1943 से एस्टैब्लिश्ड है। तो GM की जो पोस्ट है ये हमेशा जो है फोर्सेस के जो है लोगों को ही देते थे। और ये एक हिस्ट्री ही कह लीजिए कि 1943 से अब तक जो है मैं फर्स्ट लेडी GM में ही हूँ। हाँ। मुझसे पहले जितने थे सारे मेल ऑफिसर्स थे यहाँ पे। फिर बच्चे भी मेरे एजुकेशन के लिए बाहर निकल गए थे, तो जब मुझे उन्होंने खुद बोला कि आप जो है ज्वाइन कीजिए, तो मुझे लगा घर बैठ के क्या करूंगी, क्योंकि घर में भी बैठा जाता नहीं है। फिर ऐसी आदत भी नहीं है घर से थोड़ा वो, मतलब एक रूटीन वैसी वाली लाइफ है। तो फिर मैंने सोचा ज्वाइन कर लेते हैं, तो ज्वाइन किया तो वहाँ ठीक ही लगा। एडमिनिस्ट्रेटिव मेरे पास काम है यहाँ पे और स्मूथली चल रहा है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना मेरे ख्याल से कंपनी को मुझसे प्रॉब्लम है। तो 5 साल भी कैसे निकल गए मुझे खुद हैरानी है, भी पता नहीं लगा। हाँ जी, हाँ जी। तो अगर मैं आज आपको बोलूं कि आपको मार्क्स देने हो तो आप फोर्स को ज्यादा देंगी या इस कंपनी पे रहते हुए कहाँ ज्यादा मजा आ रहा है, मतलब काम करते हुए? देखिए, मजा तो मेरा सपना तो फोर्स था। हाँ। वो सपना मैं पूरा करके आ चुकी। हाँ। और ये तो बिना सपने के जो है मुझे मिला है। हाँ। और तो यहाँ पे भी मुझे काफी ठीक लग रहा है। तो यहाँ पे तो चीजें बिल्कुल अलग होंगी, क्योंकि सिविल की जॉब है, वहाँ फोर्स की जॉब थी, तो डिसिप्लिन हो गया, टाइम मैनेजमेंट हो गया, पंक्चुअलिटी हो गई, तो कुछ ऐसा डिफरेंस है यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, स्टाफ के साथ डील करने में। हाँ। क्योंकि आप फोर्स से हैं, तो कहते हैं ना कि फौजी लोग या जो फोर्स वाले लोग होते हैं वो बड़े डिसिप्लिन्ड होते हैं, पंक्चुअलिटी उनके अंदर होती है। यहाँ पे भी डिसिप्लिन है। अब जब 10 बजे का ऑफिस है, सब 10 बजे ही आते हैं, 5 बजे तो 5 बजे जाते हैं। जिसको जो काम दे रखा है अपना काम ठीक से कर रहे हैं। ऐसी फिलहाल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, मतलब मैनेज करने में। हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ। अच्छा, एक चीज मैम, जैसे GMOU हमारा जो है यहाँ पे कोटद्वार में, और इसका एक बड़ा स्वर्णिम इतिहास भी रहा है कि बहुत गाने भी बने हैं, यहाँ के लोग से जुड़ा हुआ है GMOU। तो आपको लेकिन आज की डेट में उतना नहीं देखने को मिलता है। अब उसके क्या कारण है, क्यों ऐसा हुआ है? देखिए, आपको ये तो पता ही है कि मैंने अभी बताया भी कि 1943 से कंपनी है और पहली बस 43 में ही आई थी। ये कंपनी भी तभी बनी है। उस टाइम पे जो थे अलग जो है वातावरण था, सिचुएशन था। अभी ना कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। एक तो मैं जो कहना चाहती हूँ कि एक जो ये छोटी छोटी टैक्सीज जो लग गई हैं। हाँ। अब एक बस है जो 40 सीटर है, अगर बस अड्डे से चल रही है तो उसमें डीजल जब भराया गया है तो 2-3 पैसेंजर लेके तो बस जाएगी नहीं। कोशिश यही रहती है कि पैसेंजर जो है यहाँ पे भरें। अब टैक्सी में 10% ज्यादा से ज्यादा बैठते हैं। टैक्सी जो है, अब देखिए, अगर आप भी, मैं आपको बोलूं, आपको कहीं गांव जाना है, आप बस अड्डे आएंगे, बस अड्डे आने पे एक बस को अगर 15-20 मिनट लग रहे हैं भरने में, टैक्सी 5 मिनट में भर जाती है और फिर जल्दी भी चली जाती है वो, क्योंकि छोटी है। और बस का क्या है, पैसेंजर भरे, जगह जगह उतरते हुए चलते हैं, थोड़ा टाइम भी लेती है, तो लोग टैक्सी ज्यादा प्रेफर करने लगे हैं। और टैक्सी यूनियंस कोटद्वार में इतनी हो चुकी हैं, इतनी टैक्सी हो चुकी हैं, तो वो जो है बसों को थोड़ा वो कर रहे हैं। अब बसों का देखिए, जैसे बसें हैं, अब जैसे एक साल में अगर 50 बसें हमारी निकल रही हैं, निकलनी इन द सेंस, क्योंकि काफी पुरानी बसेस हैं और 15 साल से ऊपर की बसेस जो है चलाना गवर्नमेंट सरकार ने मना किया है। 15 साल से ऊपर नहीं चलेंगी, रिस्की भी बहुत है, इनकेस कुछ हो गया तो बहुत प्रॉब्लम्स है। तो अब 15 साल के बाद जो बसेस बाहर हो रही हैं, अब वाहन स्वामी के पास इतना नहीं है कि 40-45 लाख की बस दोबारा लगाएं, तो बसेस आने में भी टाइम लग रहा है। ऐसा नहीं है, बसेस तो आ रही हैं। अभी भी तकरीबन 350 बसेस हैं हमारे अंडर। अच्छा। जो बसेस चल रही हैं। बट ये है, मुझे जहां तक लगता है, ये जो छोटी गाड़ियां हैं ना, ये इन लोगों ने जो है बसेस के बिजनेस को कंपटीशन देके और थोड़ा सा डाउन किया है। हाँ। और थोड़ा सा मुझे लगता है जो टाइम वाला पार्ट है ना, हम लोग जल्दी जल्दी पहुंचना चाहते हैं और बसेस तो रुक रुक कर जाती हैं, तो उसका अब हम बैठ के बस में सफर करेंगे, हमें अगर दुगड्डा उतरना है, ओब्वियसली बस तो रुकेगी ना दुगड्डा उतरने के लिए, और वो तो यहाँ से लिया सीधा सवारी बीच में, ये वाला फर्क। हाँ, ये सारी चीजों की वजह से। बिल्कुल। एक चीज और सुनने में आती है कि पहले कहते थे कि जैसे GMOU की बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, पेट्रोल पंप्स हैं, सब कुछ हैं, तो अभी कुछ ऐसा सुनती हूँ मैं, अब कितना कंफर्म है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मेरा वो फील्ड भी नहीं है,
तो इसलिए मैं थोड़ा सा आपसे भी जानना जी। चाहूंगी कि ऐसा कुछ है कि जीएमओ अपनी कुछ प्रॉपर्टीज को सेल कर रहा है या पेट्रोल पंप्स हैं वो ऐसे कुछ क्या है नहीं, इस पे? नहीं, नहीं, ये कहाँ से आपने सुन लिया? ये बिल्कुल मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूँगी क्योंकि मैं तो वहाँ खुद नहीं काम कर रही इसीलिए हूँ। मैं आपसे जानना चाह देखिए रही हूँ। लोग तो बातें बनाते हैं। आप अपने परिवार में ही देख ही लीजिए, हमारे जो रिलेशन में कुछ है, अगर आप घर में कोई शादी कीजिए, तो शादी में आएँगे 50 कमियाँ निकाल के चले जाते हैं। तो लोगों के मुँह को बंद नहीं किया जा सकता है। प्रैक्टिकली जो है बात ये है कि हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी हैं आप कोटद्वार में ही देखिए जो तहसील के आगे जो कोर्ट है हमारा वहाँ बिल्डिंग कितनी खंडित हालत में थी। तो अब कंपनी ने फिर जो है उसका भी समाधान किया। मिले प्रॉपर्टी डीलर से देखिए अभी 3 मंजिल शुरू हो चुका है, चौथी मंजिल भी भगवान करे मिल जाए और फिर वहाँ शॉप्स हमने किराए में दे रखी हैं। अच्छा। किराया हमको मिल रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने बिल्डिंग्स को ऐसे ही छोड़ा हुआ है। पेट्रोल पंप भी अब जब शुरू में कंपनी बनी थी तो कंपनी बनने के बाद पहले बसेस का ही था। अब इतना इन्होंने अर्न किया बहुत हमारे जो कंपनी के जो पूर्वज ही बोलिए जिन्होंने कंपनी खड़ी की तो उन्होंने बहुत मेहनत की है और अभी तक सब लोग मेहनत कर रहे हैं। इनफैक्ट हम लोग भी अभी तक मेहनत कर रहे हैं कि कंपनी को कहाँ से कहाँ पहुंचाया जाए। और बाकी खर्चे जो हैं खर्चे भी हैं ही कंपनीज के और पेट्रोल पंप अभी भी हमारे 4 रन करते हैं। ऐसा नहीं है, 350 बसेस अभी भी हैं। और बिल्डिंग को ऐसा बेचना तो मतलब मैं तो जब से 5 साल से हूँ ऐसा ना मैंने देखा है ना पहले कहीं पुराना मैंने पेपर्स में कहीं देखा है कि कोई बिल्डिंग बेची हो। तो आपका ये कहना है कि आपने उनको रेंट पे दे दिया है। हाँ, तो कहीं ना कहीं, मतलब बिल्कुल, एक उनको अर्न का एक रिसोर्स बना दिया है बिल्कुल, कि आप बिल्कुल। अर्न की अर्निंग आप कर रहे हैं भले ही उसको उसका मोड चेंज कर लिया है। हाँ, बिल्कुल क्योंकि अब देखिए कोटद्वार में ही कितने ऑफिसेस खोलने हैं, बस अड्डा तो एक ही चलेगा। अब वो बिल्डिंग जो हमारी है वहाँ पे हमने क्या करना है वहाँ पे तो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स अच्छा सा बन चुका है वहाँ पे हमको रेंट आ रहा है। मतलब मेन है सोर्स ऑफ इनकम जो है हमारी बहुत अच्छी है। मतलब आपने उसका मोड चेंज कर दिया बट वो आज भी सोर्स ऑफ इनकम ही है। जी। एक चीज और है मैम, जैसे आपने देखा होगा कि जो हमारे मेन रूट्स हैं उनमें बसेस आई थिंक उनको परमिशन नहीं होगी तभी शायद नहीं चलती हूँ। जैसे आपने देखा ऋषिकेश देहरादून अभी तक कभी नहीं चली हैं बसेस या आप हरिद्वार से आगे हम जीएमओ को नहीं देखते हैं, जाती है तो इधर से चीला होता। तो क्या गवर्नमेंट का क्या है इसमें रोल, ये क्योंकि ये तो शायद गवर्नमेंट के ही पार्ट में आता होगा। हाँ तो क्या रोल है, मतलब कितना सपोर्ट करती है गवर्नमेंट? या देखिए सबसे पहली बात हमारी कंपनी को बनाने में गवर्नमेंट का तो कोई सपोर्ट नहीं है। अच्छा। ये जो है बस ओनर्स जो हैं जो बसेस लगाते हैं वो जीएमओयू के अंडर अपनी बसेस लगाते हैं और जीएमओयू जो है उनकी बसेस को चलाती है। ये बात है, गवर्नमेंट का तो सपोर्ट ही नहीं है। हम लोग भी चाहते हैं कि जो है रूट्स हमारे बढ़े। जैसे देहरादून के लिए काफी लोग आते हैं कि देहरादून भी अपनी बसेस जो है चलाओ, बट राज्य सरकार के पता नहीं क्या नियम है। काफी हमने पत्राचार उधर किया है व्यक्तिगत रूप से, मेरे आने से भी पहले जितने अधिकारी हैं गए हैं वहां पे, उनका आपस में पता नहीं क्या है कि वो लोग वहां के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करते देहरादून वगैरह चलने के लिए, तो वहां नहीं जाते। बाकी जो छोटे मोटे गाँव तक और छोटे मोटे गाँव हर जगह हमने जोड़े हुए हैं, सारे ब्रांच रूटेट्स में हमारी बसेस चलती हैं। तो अभी क्या आप लोग आगे प्लान कर रहे हैं जीएमओयू को लेके, क्योंकि आज आप जीएमओयू में प्रेजेंटली आप वहां पर हैं, तो आगे क्या लेके चल रही हैं फ्यूचर में? क्या कुछ प्लानिंग्स हैं आपकी जीएमओ को लेके, कैसे उसका काम बढ़ाना है? ये काम बढ़ाना अब वही है, लगे हुए हैं क्योंकि बसेस तो है जो अब आउट हो ही रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है अभी 1 महीने के अंदर ही काफी बसेस नई बसेस जो हैं कंपनी में लगी हैं। हमारा भी यही उद्देश्य है कि अब जैसे बड़ी बसेस ना करके हम लोग भी छोटी बसेस जो है वही मेरा ट्रैवलर्स भी अब लगानी शुरू कर दी हैं हमने। क्योंकि वो कहते हैं ना समय के साथ खुद को अपडेट भी करना है। तो आजकल अगर वो छोटी गाड़ियों के, तो क्या ऐसी प्लानिंग है कि आप छोटी गाड़ियों को आप लगाएं? बिल्कुल प्लानिंग है। हम लोग इनफैक्ट ट्रैवलर बसेस भी लगा चुके हैं। अच्छा। हाँ 8-9 बसेस हैं हमारे पास ट्रैवलर की जो लगाई हुई हैं। और आने वाले समय में अगर कोशिश हमारी यही है कि सुमो वगैरह भी जो छोटी गाड़ियां हैं वो लोग भी लगाएं। सुमो वाले भी काफी लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी। अच्छा। क्योंकि कंपनी में काफी फैसिलिटीज हम लोग देते हैं, काफी सुमो वाले भी जो हैं हमारे जीएमओयू के अंडर अपनी बसेस ये सुमो चला रहे हैं। आपने एक बात अभी बोली मैम कि काफी फैसिलिटीज आप लोग दे रहे हो, तो थोड़ा सा आप थोड़ा सा इसको एलोबरेट करके थोड़ा सा आप अगर इसको बता पाएं कि अगर कोई बस खुद से चला रहा है और आपके साथ है तो क्या डिफरेंस है? हाँ बहुत डिफरेंस है। हाँ जैसे आपने जैसे बस हमारे अंडर अगर चलाई तो अगर आप नहीं चलाती हैं तो डेली अगर ब्रांच रूट में निकलेंगी तो डीजल पेट्रोल अपनी जेब से भरवाना पड़ेगा आपको डीजल। तो
तो हम लोगों ने ये किया हुआ, हमारी जगह जगह पंप हैं, 4 पंप हैं अभी, यात्रा उसमें कोटद्वार में भी है। तो बसेस हमारी यहीं से पेट्रोल भरा के चलती हैं। तो उनको कैश पेमेंट नहीं करना है, वहां पे पेमेंट नहीं करेंगे तो उनकी जेब से पैसा नहीं निकल रहा है। एंड ऑफ द मंथ जो है, जो बसेस जितना टिकट का आया वो आया, सारा हिसाब हमारे पास आता है। डीजल का माइनस करने के बाद कंपनी अपना मिनिमम परसेंट अपने लिए रखती है, क्योंकि हम चला रहे हैं कंपनी तो थोड़ा सा, और बाकी पूरा वाहन स्वामी को दिया जाता है पैसा। तो उनका ये जेब से कुछ पेट्रोल डीजल का लग नहीं रहा है, और रूट पे चल रहे हैं, और पैसेंजर GMOU का नाम है ही, पैसेंजर आते ही हैं, तो ठीक चल रहा है। बढ़िया। तो मतलब अगर कोई पर्सनली चला रहा है और आपके साथ चला रहा है, तो मुझे आपका कहना है कि आपके साथ जुड़ के चलाने में उनको ज्यादा फायदा मिलेगा। हाँ जी, मैं तो यही समझती हूँ। बाकी जो बाहर चला रहे हैं वो खुद देख लीजिए, मतलब क्योंकि मैम आप वर्किंग है। हाँ जी, आप घर भी संभाल रही हैं, और आपका कहना था कि अब मैं सुकून के लिए मैंने VRS ली और मैं घर पे आई हूँ। और आपने इतना अच्छा जगह जगह आप पूरे भारतवर्ष में आपने जॉब की है, आपकी डिफरेंट स्टेट्स में आई थिंक पोस्टिंग रही होगी। जी जी जी। तो घर के सपोर्ट के बिना तो हो नहीं सकता। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना श्रेय देती हैं अपने घर में, और स्पेशली आपके हस्बैंड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं नहीं, मतलब ये बिल्कुल सही बात है, ताली 2 हाथ से बजती है। अगर पूरा क्रेडिट मैं यहाँ पे लूं कि मैंने ये किया, विदाउट हस्बैंड जो है मैं नहीं कर सकती थी। बिल्कुल। 94 में जब मेरी जॉब लगी थी, तो 99 में मेरी शादी हुई है। तब से 5 साल तो मेरे पेरेंट्स का और पूरी एजुकेशन में उनका बहुत सपोर्ट रहा है। आफ्टर मैरिज जो है मेरे हस्बैंड का बहुत सपोर्ट रहा है, हर चीज में कोऑपरेट करना, मतलब हर चीज में। अभी आप जो बता रहे थे, बच्चे मेरे बहुत छोटे थे, तो NHRC डिबेट कंपटीशन होता है हर साल। तो वो डिबेट कंपटीशन ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे होता है, और सारी पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है उसमें पार्टिसिपेट करती हैं। तो मेरी भी इच्छा थी पार्टिसिपेट करने की। बच्चे बहुत छोटे थे, क्योंकि कंपटीशन के लिए जोन्स होते थे, 3 जोन क्वालिफाई करके तब फाइनल में जाना है, और फाइनल में फिर निकलना है। तो नेचुरली अब जगह जगह होते थे स्टेट में, तो बच्चों को छोड़ के ही मैं जाती थी। तो मेरे हस्बैंड ही बच्चों को देखते थे, और वहाँ मेहनत करके जो है ऑल ओवर इंडिया में मैं जो है 2nd पोजीशन मैंने गेन किया था, जब ये प्रतिभा पाटिल जी द्वारा सम्मानित हुई हूँ। अच्छा। और नौकरी में भी जितना कुछ किया है, बिना फैमिली सपोर्ट के कुछ हो नहीं सकता। 2015 में मुझे अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ कि मुझे इंडियन पुलिस मेडल जो है प्रणब मुखर्जी द्वारा प्राप्त हुआ। बिल्कुल। तो और बिना फैमिली के तो मैं मान ही नहीं सकती कि होगा। बिल्कुल। जी जी। क्योंकि एक महिला हूँ तो समझ सकती हूँ कि कितना आपको संघर्ष करना पड़ता होगा, लेकिन बैक एंड पे एक सपोर्ट के बिना नहीं कर सकती कोई भी महिला हो। तो पहले तो आपको बहुत बधाइयां मैम, आपको 2 बार हमारे राष्ट्रपतियों से आपको पुरस्कार मिला है। तो सौभाग्य भी हमारा कि आज आप आपके साथ बैठी हूँ। थैंक यू थैंक यू। अच्छा मैम, एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि आप वर्किंग लेडी हैं, और आजकल आपने हमारे जो समाज है, हमारा जो सोसाइटी है, उसमें आपने देखा होगा लेडीज के ऊपर मतलब मुझे ऐसा लगता है मेंटली बहुत डिस्टर्ब हैं, बहुत डिप्रेस्ड हैं, जो मुझे अमूमन सुनने को मिलता है, चाहे वो वर्किंग हैं और इधर दे आर होम मेकर। तो क्या लगता है आपको, क्या कारण है, ऐसा क्यों लेडीज के साथ है? मतलब जो मैंने कुछ डेटा भी मैं देख रही थी, तो इस तरीके से आ रही हैं बातें। आपका कहना सही है, लेकिन मैं थोड़ा सा ना इससे थोड़ा सा हट के सोचती हूँ। देखिए, बिल्कुल सही बात है कि हम लोगों के टाइम पे जब हम छोटे थे, काफी लोग बच्चों को पढ़ाते भी नहीं थे इतना। लेकिन अभी तो ऐसा है कि पेरेंट्स का यही है कि बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दी जाए, और जब बच्चों ने शिक्षा प्राप्त की है, तो शिक्षा प्राप्त के साथ साथ जो है शिक्षा समाप्त करने के बाद वो बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स में जा रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे पैकेजेस हैं, चाहे लड़की है चाहे लड़का है। अब मुझे ये कहना है कि देखिए, एंड यही है कि शादी अगर हुई है, तो शादी एक ना दोनों को बैलेंस बना के चलने की जरूरत है। अगर लड़की ये सोचे कि अरे मैं भी इसके बराबर कमाती हूँ, ये भी मेरी हेल्प करे, नेचुरली जेंट्स को भी हेल्प करनी है जब दोनों वर्किंग है, घर से बाहर निकल रहे हैं। घर की हेल्पिंग अलग बात हो गई, बट कितनी बार होता है मन मुटाव किसी बात का होता है, तो छोटी मोटी बातों को मुझे लगता है इग्नोर करना चाहिए, छोटी बात का पतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। फैमिली में मतलब कोई आंच ना आए, फैमिली जो लाइफ हम जी रहे हैं उसमें कोई मन मुटाव और वो सब नहीं होना चाहिए। जो कुछ है क्लैरिफाई कर लें, सामने बैठ के बात कर लें, ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा करके और फिर लड़कियां अपने घर चली गई, कुछ चली गई। फिर आजकल का समाज आप देखिए, जैसे ये
लिव इन रिलेशनशिप के लिए अब मुझे बोलना ही पड़ेगा, अब आपने टॉपिक छेड़ दिया तो। अभी देखिए उत्तराखंड सरकार ने भी लिव इन रिलेशनशिप को मान्यता दे दी है, जो मतलब मेरी नजरों में मैं नहीं समझती कि सही है। हो सकता है आप सही समझ रहे हो और लोग सही समझ रहे हो, बट मुझे नहीं लगता कि इस चीज को थोड़ी सी हमको चिंगारी मतलब दे दी है सरकार ने। और अब देखिए इससे पहले कितने इंसिडेंट आप न्यूज़पेपर में देखिए, आजकल तो नेट के जरिए इतनी खबरें सुनने में मिलती हैं। हमारी लड़कियों को हमने इतनी छूट दे दी है, शादियां कहाँ कहाँ कर लेती हैं और फिर क्या क्या भुक्त भोगी बनती हैं, और फिर देखने को भी नहीं मिलता, सीधा ऊपर चली जाती हैं। मतलब उनका एंड बहुत बुरा होता है। और इस तरह की छूट देने के बाद तो देखिए जो लड़कियां सीधी हैं, अब जब उसका वो लोग भी गलत राह पकड़ेंगी, तो लिव इन रिलेशनशिप जो है मेरे हिसाब से जो है ये मतलब नहीं होना चाहिए। और बाकी ऐसा नहीं है, और जिनकी शादी वैसे भी हो रही है, लव मैरिजेस भी हैं चाहे अरेंज मैरिजेस हैं, बैलेंस बना के दोनों को रखना पड़ता है अगर फैमिली आगे रन करनी है तो। एक मैं अहम और मैं अहम सर्वोसर्या, ये बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बैलेंस तो बनाना ही है ना लाइफ करने के लिए। आपको कितना जरूरी लगता है आज के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं का इंडिपेंडेंट होना, महिलाओं को वर्किंग होना? देखिए पहले समय में तो ये अपॉर्चुनिटीज लेडीज को थी नहीं, क्योंकि एजुकेटेड नहीं थी, कोई फील्ड नहीं था, बस घरों में ही रहना है। बिल्कुल। और बच्चे हो गए, बच्चों को देखना है, खाना बनाना है, जो गांव की महिला हो गई घास काटना है, ये काटना है। आजकल जो है ऐसा कुछ नहीं है। महिलाओं का इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि समाज में देखिए महंगाई भी बहुत बढ़ गई है। दो लोगों के कमाने से मतलब फैमिली में इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। बिल्कुल। और महिला अगर माँ पढ़ी लिखी है तो बच्चे भी नेचुरली अच्छे शिक्षित होंगे। तो महिला को तो बोलते ही है पहली पाठशाला माँ ही है बच्चों के लिए। तो महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, चाहे फाइनेंशियली है, और घरों में भी कब तक बंद किए रहना है। अब महिलाएं हैं, सुबह जा रही हैं, पूरा काम करके जा रही हैं, घर का ऑफिस भी संभाल रही हैं, आने के बाद फिर घर देख रही हैं, खाना देख रही हैं, हस्बैंड को देख रही हैं, बच्चों को देख रही हैं। तो लाइफ तो ऐसे ही ठीक है मेरे हिसाब से। तो अभी आपने एक बात कही कि जैसे महिलाएं जो हैं वो पहली शिक्षिका होती हैं बच्चों की, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं और आप भी पढ़ रहे होंगे, सुन रहे होंगे कि महिलाओं जब से महिलाएं वर्किंग हुई हैं उनके पास समय का तो अब अभाव है और बच्चे जो है उनकी वो मेड संभाल रही हैं और या मोबाइल में बिजी हैं। तो क्या लगता है, मतलब शिक्षिका तो शिक्षा दे ही नहीं पा रही है जो सुनने में आता है समाज से, तो कैसे फिर इसे जस्टिफाई करेंगे हम लोग? क्योंकि दोनों ही लेडी हैं हम, और इस विषय पर मुझे लगता है एक अच्छा समय भी है बात करने। मुझे लगता है ना कि महिलाएं वैसे कर लेती हैं कॉर्पोरेट, बच्चों को भी देख रही हैं। अब जो बहुत ही होंगी जो मेड के सहारे देंगे। देखिए अभी ये मुकेश अंबानी की फैमिली में एक शादी हुई है, आप देखिए इतनी अच्छा उनका बिजनेस है। पूरी शादी में आपने देखा उनके बच्चे ही अपने बच्चों को पकड़ रहे हैं। उनके पास क्या कमी है, बच्चों को पकड़ने के लिए 50 थे। छोटे छोटे बच्चे जो चल नहीं पा रहे हैं उनको लेके गोदी में लेके हर फंक्शन उन्होंने अटेंड किया है। तो ये चीजें मैं समझती हूँ थोड़ा संस्कार है, वो डाउन टू अर्थ होना चाहिए। पढ़े लिखे हैं ठीक है, अपनी जगह पढ़े लिखे, एक संस्कारी होना भी मुझे लगता है। लोग अगर है नहीं है, मानते नहीं मानते मुझे नहीं पता, मेरे विचार बस ऐसे हैं कि पढ़ाई एजुकेशन अपनी जगह है, संस्कार अपनी जगह है। हम जो कार्य कर रहे हैं वो हमारी पढ़ाई के अनुसार हमको मिला है, उस कार्य को भी संभालना, घर को भी संभालना, बच्चों को भी देखना। इनफैक्ट बच्चों के अंदर अच्छे संस्कार जो है भरने, कोई घर में आया तो अच्छी तरह से प्रणाम करना है, पैर छूना है। आजकल की फैमिलीज कहाँ कि बच्चे कहाँ छूते हैं पैर, तो ये सब चीजें हम ही लोगों को सिखानी है। मुझे लगता है होना चाहिए ऐसे। एक्चुअली मैम आपको ये ना लगे कि मैं कुछ ज्यादा हम लोग, क्योंकि हम लोग भी समाज का एक पार्ट है। जी जी। और कुछ बातें उठकर आती हैं कि जैसे आपने सुना होगा पहले संयुक्त परिवार होते थे, एकल परिवार होते हैं, या अब आपने देखा हो शादियां हो रही हैं तो डिवोर्सेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों के पीछे जो एक कॉमन सा माइंडसेट है वो ये है कि लेडीज का इंडिपेंडेंट होना और लेडीज का वर्किंग होना